नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे उसको आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत हम तीसरे प्रश्न पत्र यानी मुख्य परीक्षा में का जो सिलेबस है, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम विज्ञान एवं तकनीकी यानी तीसरे प्रश्न पत्र को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं और इकाई 1 यहाँ पे कंप्लीट कराई जा रही है। इकाई 1 से संबंधित जो टॉपिक्स है, कार्यबल, ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि और चुंबक, ये कंप्लीट कराए जा चुके हैं। और विद्युत के हमने कुछ पार्ट्स देख चुके हैं, यानी विद्युत पार्ट 1 और पार्ट 2 ये देख चुके हैं। यहाँ पे पार्ट 3 रहेगा, ये वीडियो रहेगा पार्ट 3, ये जो लेक्चर है वो रहेगा पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित, विद्युत की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा रह जाएगा प्रकाश और ऊष्मा, ये दो टॉपिक्स हमारा रह जाएंगे। और ये दो, इसके जो अगले वीडियोस आएंगे हम ये दो टॉपिक यदि कवर कर लेंगे तो ये हमारा जो जो इकाई 1 है, इकाई 1 पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहते हैं, उत्तर लेखन का अभ्यास, क्योंकि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन हमको करना होता है, तो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए हमारे द्वारा टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप रोजाना उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। हमारे द्वारा प्रश्न वहाँ पे डाले जाते हैं रोजाना, डेली बेसिस पे, और आपको उसके उत्तर वहाँ पे डालने होते हैं, ठीक है। और उसके आपके जो उत्तर डालेंगे उसकी समीक्षा भी की जाएगी, यानी इसमें कितना अच्छा है, कितना खराब है, या कितनी सुधार की आवश्यकता है। यदि आपने अच्छा है तो आपका उत्साहवर्धन किया जाएगा, और नहीं है तो आपको उसमें गलती बता के फिर उत्साहवर्धन किया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उत्तर लेखन विशेष से, तो आप उससे जुड़ जाइए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है। और जो हमारा जो सीरीज चल रही है एमपीपीएससी 2020 की, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है उससे कनेक्ट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। और क्रमबद्धता से यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। क्रमबद्धता से आपको यहाँ पे जो पाठ्यक्रम वो कंप्लीट कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रमबद्धता बहुत ही आवश्यक होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। और आपको यदि एमपीपीएससी 2020 का पाठ्यक्रम, मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम और प्रीलिम्स का, ठीक है, यहाँ पे प्री कम मेंस का जो सिलेबस दोनों साथ साथ चल रहा है हमारा, ठीक है, प्री कम मेंस का, तो यहाँ पे आपको यदि कंप्लीट करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और अन्य लोगों तक इसे शेयर कीजिए। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं।
आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ये विभिन्न प्रकार के बैचेस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। विद्युत विद्युत के अंतर्गत टॉपिक्स हैं विद्युत की, यानी इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक, अर्धचालकों के प्रकार, आंतरिक अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। आगे हैं अपद्रव्य या बाह्य अर्धचालकों के प्रकार, एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक। इसके बाद है पी एन डायोड या पी एन जंक्शन इसे कहते हैं। पी एन संधि से संबंधित पद, टर्म्स रिलेटेड टू पी एन जंक्शन। अवक्षा परत, अग्र अभिनेति, पश्च अभिनेति, इसको हम इंग्लिश में बैकवर्ड बाइजिंग भी बोलते हैं। इसके बाद डायोड है, डायोड के प्रकार, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड जिसे हम एलईडी कहते हैं। सोलर सेल, जेनर डायोड, टनल डायोड, लेजर, इसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेजर, ईसीजी और ईईजी। इसके साथ ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर के गुण व दोष, एकीकृत परिपथ जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी के नाम से जानते हैं, लॉजिक गेट। ये टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं अभी। देखते हैं विद्युत की यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम देखते हैं क्या है ये। विद्युत के अंतर्गत भौतिकी, यहाँ ध्यान समझिए, बहुत सारे क्षेत्रों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है विद्युत की, ठीक है। यहाँ पे विद्युत के अंतर्गत भौतिकी, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी तथा उन अनुप्रयोगों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी पदार्थ अथवा निर्वात में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, प्रवाह तथा नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। विद्युती के अंतर्गत किस किस के, भौतिक यानी फिजिक्स, और यहाँ पे है अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी तथा उन अनुप्रयोगों यानी इसको बोलते हैं एप्लीकेशंस को सम्मिलित किया जाता है जो किसी पदार्थ अथवा निर्वात में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, इसको इंग्लिश में इमिशन बोलते हैं, प्रवाह, फ्लो तथा नियंत्रण, इसको हम कंट्रोल से के नाम से जानते हैं, से संबंधित है। कौन सी? विद्युत की, ठीक है। विद्युत की किससे संबंधित है? इतनी सारी चीजों से संबंधित है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की यह शाखा सामान्यतः विभिन्न इलेक्ट्रॉन युक्तियों जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ का प्रयोग करके विद्युत परिपथ का निर्माण करने एवं उनके द्वारा विद्युत संकेतों को वांछित रूप में परिवर्तन करने से संबंधित है, ठीक है। ये है विद्युत की यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे समझ में, आगे चले। अब पढ़ते हैं अर्धचालक। विद्युत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्धचालक, ठीक है। पहला तो होते हैं चालक, दूसरा होते हैं कुचालक, ठीक है। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं विद्युत के जो पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो पिछले टॉपिक्स थे उसमें हम देख चुके हैं चालक, कुचालक, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक होता है अर्धचालक। ये क्या होता है? देखिए, चालक तो अपने में से यानी जो चालक पदार्थ होते हैं वो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। कुचालक जो होते हैं वो अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा शब्द ये है अर्धचालक, ठीक है। ये चालक की तरह विद्युत धारा प्रभावित तो होने देते हैं, लेकिन इसमें कुचालक की गुण भी पाए जाते हैं। यानी कि जितनी स्वतंत्रता से विद्युत धारा चालक में प्रभावित होती है उतनी स्वतंत्रता से अर्धचालक में नहीं होती है। यानी अर्धचालक में चालकता का जो गुण होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, चालक की तुलना में। पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना वाले पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में विद्यमान होते हैं तथा सामान्य ताप पर जिनकी विद्युत चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होती है, ठीक है। जैसा कि मैंने समझाया अभी, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन तथा आर्सेनिक आदि अर्धचालक पदार्थ है। यदि आपसे पूछा है कि अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं तो ये है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और आर्सेनिक। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला है आंतरिक या इसको निज या नेज, ठीक है, नेज अर्धचालक बोलते हैं। दूसरा है बाह्य अर्धचालक, ठीक है। बाह्य अर्धचालक के दो प्रकार हैं यहाँ पे, एन प्रकार के अर्धचालक और दूसरा है पी प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। देखते हैं एक एक करके विस्तार से इनके बारे में।
आंतरिक अर्धचालक, ठीक है, आंतरिक अर्धचालक क्या होते हैं, या नेज अर्धचालक, ये क्या होते हैं, ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धियां या अपद्रव्य ना मिश्रित हो, आंतरिक अथवा नेज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाले हैं, ये अर्धचालक हमने देखे थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, आर्सेनिक। ठीक है, ये अर्धचालक पदार्थ है। यदि इनमें कोई बाह्य अशुद्धियां ना मिलाई गई हो तब ये क्या कहलाएंगे, आंतरिक अर्धचालक या नेज अर्धचालक। ठीक है, जब ये शुद्ध अवस्था में, जैसे शुद्ध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले प्रमुख अर्धचालक है। ठीक है, इनमें कोई अशुद्धियां नहीं मिलाई जा रही है। इसका एग्जाम्पल देख लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्राकृतिक रूप अवस्था में पाए जाने वाले यहाँ पे अर्धचालक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है बाह्य अर्धचालक, बाह्य अथवा अपद्रव्य अर्धचालक। ये क्या होते हैं, नेज अर्धचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। जो पहला वाला हमने पढ़े यहाँ पे, इनकी चालकता बहुत कम होती है, जो नेज वाले होते हैं या आंतरिक अर्धचालक होते हैं। इन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ अशुद्धियों को मिलाया जाता है। ठीक है, पहले तो ये क्या है, प्योर अवस्था में है, प्योर कंडीशन में है। ठीक है, तो इनमें विद्युत चालकता बहुत कम होती है, लेकिन हमको इनका यूज करना है, तो यूज करने के लिए क्या करेंगे, इनमें कुछ अशुद्धियां मिलाएंगे। अशुद्धियां मिलाने के कारण क्या होगा, इसमें विद्युत चालकता जो होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अशुद्धियां जो मिलाएंगे यानी इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं, तो ये इम्प्योरिटीज वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी अशुद्धि वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, ये तत्व समानता होते हैं पंच संयोजी और त्रिसंयोजी तत्व। पंच संयोजी तथा त्रिसंयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व। ठीक है, पंच संयोजी तत्व और त्रिसंयोजी तत्व। पंच संयोजी तत्व का मतलब क्या होता है, जिनकी संयोजकता 5 हो, और त्रिसंयोजी तत्व इसका मतलब क्या होता है, जिनकी संयोजकता 3 हो। संयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉनों को लेने देने की क्षमता। ठीक है, किसी अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन लेने देने की क्षमता, उसको हम संयोजकता बोलते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, साधारण भाषा में यदि हम इसे समझे तो ये होती है, ये रसायन विज्ञान का ये टॉपिक है, संयोजकता। यदि आपने वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो जो इलेक्ट्रॉन को लेने देने की क्षमता होती है किसी तत्व से, वो उसको हम संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। इन अशुद्धियों में मुख्य रूप से आर्सेनिक, जो अशुद्धियां जो मिलाई जाती है उसमें कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक होता है और सिलिकॉन होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। अशुद्धियां जो रहती है ना पंच और त्रिसंयोजी वाली, उसमें आर्सेनिक और सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अशुद्ध अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ऐसे जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, निज अर्धचालकों में अशुद्धियों का मिश्रित करने की जो प्रक्रिया रहती है इसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है, इनका जो 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 शब्द है, ठीक है, यहाँ पे जो हम अशुद्धि मिला रहे हैं उसको बोलते हैं डोपिंग। जो निज अर्धचालक में देखिए, बाह्य अर्धचालक कैसे बनते हैं, पहला तो है निज अर्धचालक। ठीक है, निज अर्धचालक कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, प्योर यानी शुद्ध होते हैं। ठीक है, शुद्ध होते हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, इनमें विद्युत चालकता बहुत कम होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे इनमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं। अशुद्धियां मिलाएंगे, अशुद्धियां मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, अशुद्धियां मिलाने से इसमें इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। जो अर्धचालक रहते हैं निज वाले, ठीक है, निज वाले अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाएंगे तो वो उनकी चालकता बढ़ जाएगी, फिर ये क्या कहलाएंगे, बाह्य अर्धचालक। ठीक है, और यहाँ पे जो अशुद्धि मिलाने का जो कार्य हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसको हम बोलेंगे डोपिंग। ठीक है, डोपिंग। ये आप ये शब्दावली आप याद रखिए। बाह्य अर्धचालकों के प्रकार हम देखते हैं। बाह्य अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है एन टाइप, ठीक है, यहाँ एन प्रकार के अर्धचालक, और दूसरा है पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, देखते हैं क्या होते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन बताया जा रहा है। जो शुद्ध अर्धचालक होता है कोई भी है, उसमें उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें ऐसे परमाणु मिलाए जाते हैं जिनकी बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहले तो ये 4 है। ठीक है, 4 यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 मान लीजिए। ठीक है, 4 बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा कोश में ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब इसमें ऐसे परमाणु मिलाए जाते हैं जिनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो नेज अर्धचालक के चारों ओर के जो चारों इलेक्ट्रॉन है मिलाए गए परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन से बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो बाहर से आ रहा है, मान लीजिए ये कोई बाहर से हम लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ 5 है,
तो बाहर यहाँ से ये क्या करेंगे, बंद बनाएंगे, इससे बंद ऐसे नहीं बनाते, मुझे पता है, आप यहाँ पे कमेंट नहीं करना, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये कनेक्टिविटी करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्टिविटी की इनने, तो यहाँ पे 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, जो 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन ने जो 5 इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व आया, ठीक है, जिसके कोश में जिसके बाह्य कोश में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, उससे ये चार इससे बंद बना लिए। लेकिन जो एक है, ठीक है, यहाँ पे जो एक वाले शेष इलेक्ट्रॉन से बंद बनाने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। या ये वाला आ गया, ठीक है, ये संयोजकता इन्होंने बना ली, ठीक है, आपस में ये कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पे जो एक वाला रह गया, ठीक है, जो 4 के 4 कनेक्ट हो गए, 5 है, देखिए यहाँ पे 4 थे पहले, इससे 5 आ रहे हैं, दूसरे वाले से 5 आ रहे थे, तो 4 से 4 कनेक्ट हो गए, एक बच गया। बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत ही जो रसायन विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज समझिए और ध्यान लगाकर सुनिए, ठीक है। यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन थे, ये 5 में से 4 इससे कनेक्ट हो गए, बचे कितना, एक। तो जो एक वाला जो है, शेष इलेक्ट्रॉन से बंद बनाने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है उस तत्व में, उस अर्धचालक में, ठीक है, उस वाले अर्धचालक में एक लेने की जो प्रवृत्ति है वो उसमें आ जाती है, जिससे इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब कोई लेने की क्षमता रखता है तो उसमें क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसे नेगेटिव या एन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, एन टाइप, ठीक है। एन का मतलब क्या है, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, एन मतलब हो जाएगा नेगेटिव। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, एन प्रकार के अर्धचालक। एन से मतलब क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव कब होंगे, जब इसमें बनाएंगे, कब, कौन से मिलाएंगे तत्व, पंच संयोजित तत्व इसमें मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, एन यानी नेगेटिव, और यहाँ पे कितने तत्व मिलाएंगे, 5 पंच संयोजित तत्व इसमें मिलाएंगे, तो ये हो जाएंगे कौन से, एन प्रकार के अर्धचालक। आगे समझ में, पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक क्या है, जब पी यहाँ पे होता है पॉजिटिव, ठीक है, पी यानी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आ रहा था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, जब शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, शुद्ध अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि पी प्रकार और एन प्रकार में के एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, एग्जाम्पल वही रहेंगे जो निज अर्धचालक जो है ना, निज अर्धचालक में ही हम क्या मिला रहे हैं, अशुद्धियां मिला रहे हैं। अशुद्धियां कैसे मिला रहे हैं, यहाँ पे हमने मिलाए कौन सी अशुद्धि, यहाँ पे मिलाए पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाए, और यहाँ पे मिलाए हैं हमने त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि, पी प्रकार के अर्धचालक में, ठीक है। यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर की इसका एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल वही रहेंगे, लेकिन वहां पे आपको ये दर्शाना होगा कि इसमें त्रिसंयोजी या पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि हमने मिलाए हैं, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। जब शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य एल्यूमिनियम या बोरियम आदि मिश्रित किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिश्रित कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और बेरियम आदि मिश्रित किए जाते हैं, तो नैज अर्धचालकों के 4 इलेक्ट्रॉन मिलाए गए पदार्थ के परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेता है। नैज अर्धचालक के पास शेष इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए त्यागने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही कंडीशन हो रही है, जो सामान्य जो अर्धचालक होते हैं उसमें आखिरी में अंतिम कोश में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंतिम कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि हम त्रिसंयोजी उसमें मिलाएंगे, 3 वाले मिलाएंगे, तो 3 वाले जब मिलाएंगे तो ये 3 से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, 3 से 3 बॉन्ड बनाएंगे, बचा एक, ठीक है। ये मुख्य वाले से बच रहा है, ठीक है, प्योर वाले से बच रहा है। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हम जो ला रहे थे उससे बच रहा था। यहाँ पे देखिए, इस वाले इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे हम 5 वाले मिला रहे थे, 5 में मिला रहे थे, उसमें एक बच रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा था, नेगेटिव। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो मुख्य जो प्योर वाला है, प्योर अर्धचालक उसमें बच रहा है, तो इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव वाला बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव वाला यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कनेक्ट हुआ, 3 से 3 कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे एक बचा, तो एक वाला जो वो क्या बनाएगा, उसमें प्रवृत्ति किसकी उत्पन्न हुई, प्रवृत्ति उत्पन्न होगी धनावेश की, धनावेश यानी कि देने की प्रवृत्ति हो जाएगी, उसमें धनावेश के का जो प्रभाव वो आ जाएगा, ठीक है, धनावेश उत्पन्न करने का प्रभाव उसमें जाएगा। उस धनावेश के कारण इसको बोलेंगे हम क्या, पी प्रकार के अर्धचालक, यानी पॉजिटिव अर्धचालक, ठीक है। आई होप आपको पी और एन में अंतर समझ में आ गया होगा, पी और एन में, ठीक है। पी यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव। फिर से आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट में समझा दूं, एन यानी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, पी एन हो जाएगा पॉजिटिव,
इसमें जो प्योर वाले रहते हैं, प्योर यानी शुद्ध वाले जो अर्धचालक रहते हैं, उसी में त्रिसंयोजी मिलाएंगे, त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, सॉरी पंचसंयोजी बनाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। अब इनके एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, पी और एन तो हमने देख लिया क्या क्या है। अब इनके कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से हम यहाँ पे देखेंगे इनके जो यूज है वो देखते हैं। ठीक है, अब इससे बनते हैं डायोड। ठीक है, यहाँ पे अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्धचालक तो है लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे डायोड बनते हैं और ट्रांजिस्टर बनते हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है, इनके रूप में हम इसको यूज लेते हैं, इनके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इनके संयोग से हम आगे यूज लेते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका यूज कैसे कैसे होता है। यहाँ पे पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक क्रिस्टलीय युक्ति है। क्या है? पीएन संधि डायोड जो है एक मूल अर्धचालक क्रिस्टलीय युक्ति है जिसमें पी प्रकार और एन प्रकार, कौन कौन से? पी प्रकार और एन प्रकार, पी यानी पॉजिटिव, एन यानी नेगेटिव। ठीक है, कि अर्धचालकों का संयोजन होता है। क्या इसमें किसका संयोजन हो रहा है? देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, पी एन डायोड, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक, इनका संयोजन यहाँ पे होता है। ठीक है, एक पीएन संधि डायोड संधि डायोड एक मूल अर्धचालक क्रिस्टल युक्ति है जिसमें पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों का संयोजन होता है। इस प्रकार संयोजन में जिस स्थान पर क्रिस्टल जुड़ते हैं, संयोजन में जिस स्थान पर क्रिस्टल जुड़ते हैं उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये है इसका एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल यानी यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है, पीएन जो डायोड रहता है ना उसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये है पीएन डायोड। ये देखिए आपको यहाँ शायद फोटो में आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे ये हो गया, ये P है, ये N है, ये पॉजिटिव वाला एरिया है और ये हो गया नेगेटिव वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया पी एन डायोड। ये है, ये इसका बना दिया सिरे 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 यहाँ पे बना दिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार ही होता है डायोड, इसका ही चित्र होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों में ग्राही अपद्रव और एन प्रकार के अर्धचालकों में दाता अपद्रव की अधिकता होती है। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालकों में ग्राही अपद्रव और एन प्रकार के अर्धचालकों में दाता अपद्रव की अधिकता होती है। इस प्रकार उत्पन्न दोनों क्षेत्र में विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, विद्युत उदासीन होते हैं कैसे? यहाँ पे देखिए, एक में क्या हो रहा था, एक में धनावेश की प्रवृत्ति बन रही थी और एक में क्या हो रही थी, ऋणावेश की प्रवृत्ति बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल ये हो जाएंगे। ठीक, पीएन संधि से संबंधित पद, टर्म्स रिलेटेड टू पीएन जंक्शन। अवक्षय परत ये है विभव प्राचीर, और तीसरा है अग्र अभिनेति, और चौथा है पश्च अभिनेति। ठीक है, इससे संबंधित ये पद है। चारों देखते हैं हम। संधि के दोनों किनारों का वह क्षेत्र, ठीक है, संधि के दोनों किनारों का वह क्षेत्र जिसमें गतिमान आवेश वाहक कार्य नहीं करते हैं, अवक्षय परत कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस वाले ये जो परिभाषा इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो चित्र है, यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है। ठीक है, बैटरी से यहाँ पे ये करंट फ्लो करने के लिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे तार लगे हुए, संयोजी तार, और यहाँ पे देखिए ये है। ठीक है, ये है क्या, ये यहाँ पे हमने देखे पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन में यहाँ पे देखिए ये पी प्रकार का अर्धचालक ही है और एन प्रकार का अर्धचालक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का संयोजन जब हुआ तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच वाला जो एरिया होता है, ठीक है, संधि के दोनों किनारों का वह क्षेत्र, दोनों किनारों का वह क्षेत्र जिसमें गतिमान आवेश वाहक कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे गतिमान आवेश वाहक जो रहते हुए यहाँ पे कार्य नहीं करते इस वाले एरिया में। ये एक मिनट फिर से बनाता हूँ मैं। ये देखिए ये वाला जो एरिया, ठीक है, इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, गतिमान आवेश वाहक कार्य नहीं करते हैं, अवक्षय परत कहलाता है। यहाँ पे गतिमान आवेश वाहक कार्य यहाँ पे नहीं करते हैं, और ये इसकी मोटाई जो होती है 10⁻³ मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी मोटाई पूछी जा सकती है। अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है पीएन जंक्शन में, ठीक, पीएन जंक्शन में या पीएन संधि में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, इसमें ये देखिए पी टाइप में यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए ये इस साइड में हो गए नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, यानी
ऋणायन हो गए और यहाँ पे हो गए धनायन, इस वाले उनमें हो गए कौन से धनायन। ये इस प्रकार से इनका क्रम संयोजित होता है। यहाँ पे देखिए जो कम वाले जो है, ठीक है, जो कम काले हैं, यानी जो 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 थोड़े से ब्लर दिख रहे हैं यहाँ पे, वो है छिद्र, और ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये ज्यादा ब्लैक वाले वो कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। छिद्र और मुक्त इलेक्ट्रॉन में आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, आप बस समझ लीजिए कि ये है दो चीज, ठीक है। ये समझाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। ये थोड़ी हैवी टर्मिनोलॉजी से फिर यहाँ पे विभव प्राचीर। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताऊँ, यदि आपको ऐसा लिखना है ना कि पीएन जंक्शन यदि बनाना है कहीं पे, तो आप ये वाला बना दीजिए, इस वाले का आप ना बनाए, ठीक है। पीएन जंक्शन में आप ये वाला बना दीजिए, पीएन जंक्शन में इस प्रकार से बना दें, और यहाँ पे रख दें ये अवक्षेप, यहाँ पे पी लिख दे, यहाँ पे एन लिख दे, और यहाँ पे ऐसा करके दर्शा दे कि ये है अवक्षेप परत, अवक्षय परत ये वाली है, ठीक है। इस प्रकार आप बना सकते हैं, आप इतने टेक्निकलिटीज में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप इस प्रकार बना सकते हैं, पी एन डायोड आपका सही होगा, ठीक। आप दर्शा तो रहे ना, पी यहाँ पे, एन यहाँ पे, और ये अवक्षय परत स्थिति आप वहाँ पे दर्शा दे रहे कि अवक्षय परत कहाँ होती है, ठीक है। इतना आप दर्शा देंगे तो आपको सही होगा। और आप ये लिख दिए इसकी मोटाई कितनी होती है, 10⁻7 मीटर। विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, ये क्या होता है, पीएन संधि डायोड पर अवक्षय परत बनने के कारण, ठीक है, जो अवक्षय परत बनती है उसके कारण पी भाग में ऋणावेश, पी भाग रहता है इसमें ऋणावेश, तथा एन भाग में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप अवक्षय परत के दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले इसमें देखिए, अब यदि आपको विभव प्राचीर बताना है तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे दर्शाना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अवक्षय परत में नहीं भी दर्शाए तो चलेगा, ठीक है। विभव प्राचीर में देखिए यहाँ पे पी एन जंक्शन में यहाँ पे इस वाले साइड में पी है और इस वाले साइड में एन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पी वाले भाग में ऋणावेश, किसके कारण, अवक्षय परत बन रही है उसके कारण, ठीक है। अवक्षय परत बन रही है उसके कारण पी भाग में क्या हो रहा है, ऋणावेश, तथा एन भाग में धनावेश उत्पन्न हो रहा है। पी भाग में ऋणावेश, ये वाले एरिया में देखिए, पी भाग में ऋणावेश तथा एन भाग में क्या हो रहा है, धनावेश, धनावेश उत्पन्न हो रहा है। परिणाम स्वरूप अवक्षय परत के दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों हुए, इस वाले से हुआ नेगेटिव और इस वाले से हुआ पॉजिटिव, यानी ऋणावेश, और इधर से हुआ धनावेश, यहाँ इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में अवक्षय परत के अंदर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके सिरों के मध्य क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर की टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले टॉपिक्स में। विभवांतर ये क्या होते हैं, ये आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि यदि यहाँ ही बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स लंबे हो जाएंगे। विभवांतर उत्पन्न होता है, इसी विभवांतर को क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर, विभव प्राचीर अथवा संपर्क विभव से कहेंगे, संपर्क विभव, ठीक है। इसका मान तापमान पर निर्भर करता है, जिसका परास होता है 0.1 से लेके 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसके मध्य होता है, ठीक है। ये संरचना आपको समझ में आ रही है ना, ये वाली, ये पीएन जंक्शन की संरचना है। यहाँ पे पी प्रकार इधर है, एन प्रकार इधर है, तो ये दोनों यहाँ पे लगे हुए संयोजन में, यहाँ पे है ये, और इस वाले क्षेत्र में देखिए, इस वाले इसमें देखिए रिक्त अवस्था में यहाँ पे अवक्षय परत है। अवक्षय परत में क्या हो रहा है, यहाँ पी के सिरे में, और ये एन के सिरे में, पी के सिरे में आ रहा है ऋणावेश और एन के सिरे में आ जा रहा है धन आवेश, ठीक है। अब देखते हैं अगर अभिनेति और पश्च अभिनेति, ठीक है। अगर अभिनेति क्या होती है, जो पीएन जंक्शन रहेगा, ठीक है, पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन ये देखिए, पी है, ये एन जंक्शन, इस प्रकार हमने वहां पे दर्शाया था, ठीक है। ये पी और एन जंक्शन में ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है पी टाइप में, पी में पॉजिटिव यदि देंगे, पॉजिटिव यदि, इसका मतलब ये है कि जो भी हम यहाँ पे धारा प्रवाहित कराएंगे, ठीक है, उसका जो धनात्मक सिरा रहेगा वो हम पी वाले इसमें डालेंगे जब, और यहाँ पे जो नेगेटिव वाला रहेगा वो एन वाले इसमें रहेगा, एन करेक्ट, ठीक है। यानी जो जैसा पी है तो पी में पॉजिटिव डाल देंगे, एन है तो वहाँ पर नेगेटिव डाल देंगे। इसको बोलेंगे हम अगर अभिनेति। देखिए यहाँ परिभाषा क्या बोलती है, जब पी टाइप क्रिस्टल को बैटरी के धनात्मक सिरे से, ये बैटरी है, इसके धनात्मक सिरे से एन टाइप क्रिस्टल को
ऋणात्मक सिरे से, ठीक है। पी को हम जोड़ेंगे धनात्मक से और एन को जोड़ेंगे ऋणात्मक से, तो ऐसी संधि को अगर अभिनेति कहा जाता है। अगर अभिनेति, फॉरवर्ड बाइजिंग, ठीक है। अगर अभिनेति यानी पी को पॉजिटिव से जोड़ दिए और एन को नेगेटिव से जोड़ दिए, जो बैटरी का सिरा है, तो इसको हम बोलेंगे अगर अभिनेति। अब देखिए यहाँ पे पश्च अभिनेति में क्या होता है। पश्च अभिनेति में ये होगा कि यहाँ पे जो पी वाला जो भाग है, पी यानी पॉजिटिव और एन यानी नेगेटिव, जिसके नाम पे इनका नामकरण किया गया है, जिसके आधार पर इनका नामकरण किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन उल्टा होगा, यानी उत्क्रम या पश्च, या इसको बोलेंगे हम रिवर्स या बैकवर्ड, ये नाम हम इसको देंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टा होगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे होगा ऋण आयन से क्या जुड़ा रहेगा, यानी ऋण वाले भाग से कौन सा जुड़ा रहेगा, जो नेगेटिव वाला जो भाग रहेगा उससे जुड़ा रहेगा पी, और यहाँ पे एन से कौन सा जुड़ा रहेगा, धन वाला, ठीक है। बैटरी का जो धन वाला जो भाग है वो इससे कनेक्ट रहेगा। इस प्रकार हम जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे पश्च अभिनेति, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर अभिनेति में हमने सेम जोड़ दिया था, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, तो यहाँ पे क्या करें, पी को नेगेटिव से, यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ पे जो बैटरी लगी है उसमें हम उल्टा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला जो संयोजन हो जाएगा, ये वाला संयोजन हो जाएगा पश्च अभिनेति, उत्क्रम अभिनेति या बैकवर्ड बाइजिंग या रिवर्स बाइजिंग, इसी को बोलेंगे, ठीक है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं जेनर डायोड में, ठीक है। जेनर डायोड के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे। डायोड क्या होते हैं, डायोड एक विशेष प्रकार विद्युत युक्ति होती है, एक विशेष प्रकार की विद्युत युक्ति है जो प्रायः अर्धचालक पदार्थों जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, ये निर्मित होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन से, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन से निर्मित होती है। डायोड में दो सिरे होते हैं जिन्हें एनोड व कैथोड कहते हैं। जो डायोड रहता है उसमें दो सिरे होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड और कैथोड। एनोड यानी पॉजिटिव वाला होगा और कैथोड यानी नेगेटिव। ये इसमें जो ऋणात्मक जो होगा, ऋणात्मक भाग होगा कैथोड, और जो धनात्मक भाग होगा वो होगा एनोड, धनात्मक भाग होगा एनोड, ठीक है। इसे कहते हैं। तथा सिरों को क्रमशः धनात्मक विभव व ऋणात्मक विभव से जोड़कर, धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव से जोड़कर परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, जीएस वाले डायोड में, ठीक है। जो डायोड रहेंगे उसमें, और डायोड के प्रयोग से विद्युत धारा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक है। अभिनेति, अगर अभिनेति या पश्च अभिनेति, इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल वाले जो रहते हैं, मतलब सामान्यतः जो डायोड रहते हैं उसमें यही होता है। डायोड के प्रकार अब देखते हैं। डायोड के प्रकार क्या होते हैं, डायोड हम पढ़ चुके हैं, अब डायोड के प्रकार क्या होता है। यहाँ पर डायोड के प्रकार हम देखते हैं, उनके कार्य के आधार पे हम इनको विभक्त कर सकते हैं, कार्य के आधार पर, ठीक है। डायोड, संधि डायोड के प्रकार, टाइप ऑफ जंक्शन डायोड, ठीक है। जो संधि डायोड रहते हैं उसके प्रकार देखते हैं। पहला है एलईडी डायोड, यानी लाइट इमिटिंग डायोड, जो हम एलईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलईडी हम अभी जो यूज कर रहे हैं ना, हमारे लाइट्स में जो लाइट एलईडी लाइट लगे रहते हैं, हमारे फोन में जो एलईडी आती है, हमारे लैपटॉप स्क्रीन में, कंप्यूटर स्क्रीन में, बहुत सारी जगह में जो एलईडी यूज हो रही है वो यही वाला है, ठीक है। इसी का प्रकार है, इसी डायोड का प्रकार है एलईडी, ठीक है। ये डायोड हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इस जो विद्युत की है उसका, विद्युत की वाले जो पोर्शन है उसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। दूसरा है जेनर डायोड, फिर है टनल डायोड, फिर चौथा है फोटो डायोड, फिर यहाँ पे पांचवा है सोलर सेल, ठीक है। इतने डायोड हमको पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम एलईडी भी बोलते हैं, ठीक है। एलईडी ये इस प्रकार की होती है, आपने देखे होंगे, यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, इस प्रकार की होती है एलईडी। ये एलईडी, ये छोटा फॉर्म बताया मैंने, बाकी इस प्रकार की जो एलईडी रहती है बड़ी भी रहती है, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ पे दो चीजें दी गई, ठीक है। एक तो किस पे कार्य करती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है, जो एलईडी रहती है, ठीक है। या फिर जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो रहता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा डायोड विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, तो आंसर आएगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी या लाइट इमिटिंग डायोड। और एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। आगे देखते हैं,
यह पीएन संधि डायोड का रूप है, ठीक है, ये पीएन संधि डायोड का रूप है, उसी को प्रकार हम पढ़ रहे हैं। एलईडी अन्य परंपरागत लैंपों से श्रेष्ठ है क्योंकि इनकी दक्षता परंपरागत लैंपों से अधिक होती है, इस कारण यह बहुत कम विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही नई है और इसमें जो इसकी एफिशिएंसी, इसकी दक्षता जो है बहुत ही ज़्यादा है परंपरागत जो हम यूज़ करते हैं ना उसकी अपेक्षा। यह आकार में छोटे, सस्ते व टिकाऊ होने के साथ साथ पर्यावरण को भी कम क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। एक तो ये लॉन्ग टाइम चलते हैं, बहुत ही लंबे टाइम चलते हैं, और इनका जो रीयूज़ हो जाता है, ठीक है। ये रिपेयर होके फिर से ये चालू हो जाते हैं। इनमें रिपेयरिंग की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो हम जो पुराने जो बल्ब रहते हैं, ठीक है, पुराने बल्ब में आपने देखा होगा उन इस प्रकार से ये जो बल्ब रहते थे, ठीक है, ये इस प्रकार से रहते हैं। मैं बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे ये इस प्रकार से जो ये लगे होते थे, ठीक है, ये बल्ब में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत हुई है, कांच से पैक हुए रहते थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती थी तो उसको फेंकना पड़ता था। उसमें कोई हम वो नहीं कर सकते थे कि उसको सुधर जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होते थे। लेकिन यहाँ पे एलईडी में क्या होता है, एलईडी आपकी खराब हुई तो आप एलईडी चेंज कर सकते हैं उसी में, उस वाली जो डिवाइस रहेगी उसी में आप हेर फेर करके उसको चालू कर सकते हैं, जैसा कि हम करते भी हैं, ठीक है। हम जब एलईडी ठीक कराने जाते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है। ये लाइट वाली जो एलईडी रहती है, जो बल्ब वाली रहती है, उस प्रकार में आपको बता रहा हूँ, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इससे क्या है, छोटा है, टिकाऊ है, ज़्यादा चलता है, पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसके यूज़ में हम और इसके जो फायदे हैं उसमें हम इसे लिख सकते हैं। एलईडी की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, एक वर्णीय प्रकाश, ठीक है। अभी एक वर्णीय प्रकाश क्या होते हैं, इसको आप प्रकाश के अंतर्गत जो टॉपिक है उसमें हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, चोर सूचक घंटी निर्मित करने के लिए, कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स आदि के प्रदर्शन युक्ति, यानी जो डिस्प्ले का जो रहता है प्रदर्शन युक्तियाँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही हिंदी हो गई यहाँ पे, हालांकि हम हिंदी भाषी तो हमको हिंदी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है, प्रदर्शन युक्तियाँ, ठीक है। अब डिस्प्ले कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, आज से डिस्प्ले नहीं बोलना, कोई डिस्प्ले नहीं बोलना, प्रदर्शन युक्ति बोलेंगे, ठीक है, प्रदर्शन युक्ति, ठीक है। जो आप बोलेंगे ना कि मेरा फोन का डिस्प्ले या लैपटॉप का डिस्प्ले खराब हो गया तो डिस्प्ले नहीं बोलना, मेरे मोबाइल का प्रदर्शन युक्ति खराब हो गई, ऐसा कुछ बोलना, ठीक है। तो कुछ नया मार्केट में नया रहेगा, मजा आएगी इससे। हाँ खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवरक्त किरण व उत्सर्जन का उपयोग करने वाले एलईडी का प्रयोग दूरस्थ नियंत्रण में किया जाता है, ठीक है। ये इसके यूज हो गए। आगे बढ़ते हैं, सोलर सेल। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे देखिए कन्वर्जन जो हो रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से पूछ सकता है कि एलईडी में कौन सा कन्वर्जन होता है, सोलर सेल में कौन सा कन्वर्जन होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन से सिद्धांत यहाँ पे लगते हैं। इसलिए यह पीएन संधि डायोड के द्वारा निर्मित युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित प्रकाशीय ऊर्जा के अधिकांश भाग को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे ये होता है, ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को यहाँ पे ये आपतित करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। इसे प्रकाश वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल। यदि सोलर सेल ना के प्रकाश वोल्टीय सेल आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। इसको प्रकाश वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, किसको, सोलर सेल को ही। इसके लाभ देखते हैं अब, लाभ क्या है इसमें। मानव निर्मित उपग्रहों में लगे उपकरणों को लगातार ऊर्जा देने के लिए जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट्स हम भेजे हैं अंतरिक्ष में, उनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, उनको ऊर्जा यहीं से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं कौन, ये सोलर सेल रहते हैं। सोलर सेल ऊर्जा लिए और किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। इसी से जो वर्किंग होती है सैटेलाइट की वहां पे होती है, ठीक है। सुदूर क्षेत्रों में जहाँ विद्युत क्षेत्रों के लिए जहाँ कोई अन्य स्रोत नहीं है, बहुत दूरस्थ क्षेत्र, ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत दूर है और मतलब मुख्य जगह से दूर है और वहाँ पे विद्युत धारा अभी तक पहुंची नहीं है या फिर पहुंचने पे अभी टाइम लग रहा है, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल हम यहाँ पे यूज करते हैं। यह सेल पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। सबसे बड़ी बात है प्रदूषण इसमें होता ही नहीं। इसमें क्या प्रदूषण हो सकता है बताइए, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है बिना किसी प्रदूषण के, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है।
इसके लाभ ये हो गए। अब अगला है फोटो डायोड। फोटो डायोड ये क्या होता है? फोटो डायोड प्रकाश पर आधारित अर्धचालक निर्मित पीएन संधि है। किस पे आधारित है? प्रकाश पे आधारित जो डायोड है। यहाँ पे देखिए फोटो यानी जो फोटो को यहाँ हम बोलेंगे प्रकाश, ठीक है। फोटो यानी ये क्लिक करने वाली फोटो नहीं, यहाँ पे है प्रकाश, ठीक है। फोटो डायोड प्रकाश पर आधारित अर्धचालक निर्मित पीएन संधि है जो संधि पर आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित है। जो वहाँ पे पीएन संधि होती है उसमें आपतित प्रभाव पर आधारित है। इसका प्रयोग प्रकाश संचालित कुंजियों स्विचेस, ठीक है, प्रकाश संचालित कुंजियों तथा कंप्यूटर पंच कार्डों आदि को पढ़ने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ जाता है? किया जाता है फोटो डायोड का कंप्यूटर पंच कार्डों को पढ़ने और संचालित कुंजियों में, ठीक है, इसमें इसका यूज होता है फोटो डायोड का। अगला है जेनर डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जेनर डायोड ये बाकी पूछे नहीं पूछे, जेनर जरूर पूछ सकता है क्योंकि ये थोड़ा उल्टा है, अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग कैसे है। देखिए हमने दो चीज पढ़े थे, एक पढ़े थे अग्र अभिनेती और दूसरा है पश्च अभिनेती, ठीक है। तो ये अग्र में तो काम करता ही है, साथ साथ पश्च अभिनेती में भी काम करता है। देखेंगे इसकी परिभाषा सही क्या कहना चाह रहा है। जेनर डायोड डोप्ड सिलिकॉन, डोप्ड यानी डोप्ड का मतलब मैंने बताया था। यहाँ पे डोपिंग कर रहे थे हम, जो प्योर वाले जो शुद्ध वाले जो अर्धचालक थे, शुद्ध वाले अर्धचालक में हम क्या कर रहे थे? डोपिंग कर रहे थे। डोपिंग करके उसको क्या बना रहे थे? उसको बना रहे थे बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में कौन से? एन प्रकार के थे और पी प्रकार के थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेनर डायोड डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल का डायोड होता है जो आदर्श डायोड की भांति आगे की दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है, ठीक है। यहाँ समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है यहाँ पे। जो आदर्श डायोड की भांति आगे की दिशा में धारा प्रवाहित होने देता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जब वोल्टेज ब्रेकडाउन होता है, वोल्टेज ब्रेकडाउन जब होगा तो वोल्टेज के रूप में ज्ञात निश्चित मान से ऊपर हो जाता है, तो यह विपरीत दिशा में भी धारा को प्रभावित होने देता है। जब वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा ना, ठीक है, जब वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? जब वोल्टेज के रूप में जब वोल्टेज निश्चित धारा से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, धारा का निश्चित मान से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या जो बाकी जो डायोड रहते हैं वहां पे काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो जेनर डायोड रहता है, जेनर डायोड क्या करता है? वो रिवर्स में, मतलब पश्च अभिनेती में विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज की थी जेनर ने, जेनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज को जेनरनी वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। जेनरनी वोल्टेज, ठीक है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज उसका नाम क्या है? जेनरनी वोल्टेज के नाम से इसे जानेंगे। यह उपकरण ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने वाले रिवर्स बायस यानी पश्च अभिनेती, हिंदी में क्या बोलेंगे? पश्च अभिनेती, ठीक है। चारों नाम मैंने बता दिए, हिंदी इंग्लिश के और जो अन्य तरीके से, ठीक है। तो यह उपकरण ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने वाले रिवर्स बायस अत्यधिक डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड से मिलकर बना होता है, ठीक है। अत्यधिक डोप्ड होता है और एक किससे बना होता है? पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता है। किसमें लगा होता है? रिवर्स बायस में, ठीक है। पारंपरिक डायोड और परिशोधक कभी भी ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम नहीं करते। जो पारंपरिक जो डायोड और जो परिशोधक होते हैं कभी भी ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम वो नहीं करेंगे, ठीक है। जो अभी तक जितने हमने पढ़े वो ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे जो डायोड होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भी रहते हैं। लेकिन जेनर डायोड सुरक्षित रूप से इस बिंदु पर भी संचालित किया जा सकता है, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद भी ये संचालित किया जा सकता है। इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये इसकी संरचना ऐसे हम दर्शाते हैं। यहाँ पे ये बना होता है, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं जेनर डायोड को। इसको यूज हम कहाँ करते हैं? वोल्टेज रेफरेंस के अंतर्गत करते हैं, रेगुलेटर और छोटे परिपथ में वोल्टेज नियंत्रक के रूप में से उपयोग में लेते हैं जेनर डायोड को। अब है टनल डायोड ये क्या होता है? यह उच्च डोपिंग अर्धचालकों से निर्मित, यहाँ पे आपको डोपिंग वर्ड का मतलब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। डोपिंग हमने बहुत बार यूज कर लिया है, जो अशुद्धियां मिला रहे हैं, ठीक है। यह उच्च डोपिंग अर्धचालकों से निर्मित पीएन संधि डायोड है। कौन सा डायोड है? पीएन संधि। हम पीएन संधि के प्रकार ही पढ़ रहे हैं, तो क्या है? ये पीएन संधि डायोड है। इसका प्रयोग यांत्रिक घटना में उत्पन्न विभव अवरोध के अतिक्रमण में उच्च आवृत्ति के दोलक और एम्पलीफायर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? यांत्रिक घटना जो होती है उसमें, यांत्रिक घटना में उत्पन्न विभव अवरोध
के अतिक्रमण में, विभव अवरोध के अतिक्रमण में तथा कहाँ पे, उच्च आवृत्ति के दोलक में और एम्पलीफायर में। तीन जगह कहाँ कहाँ किया जा रहा है, यांत्रिक घटना में, यांत्रिक घटना जब होती है तो उच्च विभव अवरोध के अतिक्रमण में, दूसरा है उच्च आवृत्ति के दोलक में, और तीसरा है एम्पलीफायर में। इसमें इसका उपयोग करते हैं टनल डायोड का। ये डायोड हो गए। अब हम पढ़ते हैं लेजर। ठीक है, ये डायोड हमने देख लिए, 1 2 3 4 और कोई रह गए यहाँ पे, प्रकाश एलईडी पढ़ चुके हैं, जेनर डायोड पढ़ चुके, टनल पढ़ चुके, फोटो और सोलर सेल हो तो गए 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3, अच्छा ये है यहाँ पे, ये फोटो डायोड यहाँ पे लिखने पे छुप गया। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। ठीक है, 5 पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं लेजर। लेजर, ठीक है, लेजर, लेजर क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, लेजर LASER, इसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, LASER। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं लेजर। लेजर का तात्पर्य विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा, इसका तात्पर्य क्या है? विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। ठीक है, लेजर का तात्पर्य क्या है? विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। ये इसका अर्थ है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक वर्णीय, कला संबद्ध तथा तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। एक वर्णीय, ये देखिए, ये लेजर देखिए आप यहाँ पे ग्रीन, एक वर्णीय यानी ग्रीन या कोई भी रेड या जो भी हो रहा है। ठीक है, एक वर्णीय, कला संबद्ध तथा तीक्ष्ण प्रकाश, बहुत ही तेज होता है ना लेजर लाइट। लेजर से सर्जरी वगैरह भी हो जाती है, लेजर से बहुत सारी चीजें होती है। लेजर बहुत ही तीक्ष्ण होता है, बहुत ही तेज होता है। ठीक है, लेजर से बहुत सारी चीजें हम काट सकते हैं लेजर मार के। ठीक है, इस प्रकार ये तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है, किससे? लेजर से। जो लेजर लाइट होता है, लेजर जो युक्ति होती है उससे, इससे निकलने वाली लाइट को हम बोलते हैं लेजर लाइट, लेजर लाइट। ठीक है, साधारणतः लेजर का तरंगदैर्ध्य, इसका तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 0.01 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर। 0.1 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक होता है? 1 मिलीमीटर के मध्य होता है। इसका उपयोग त्रिविमीय 3D चित्र बनाने व अंकित करने, त्रिविमीय यानी जो 3D में जो पिक्चर बनती है उसमें, और उसको दर्शाने के लिए यानी अंकित करने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र, बारकोड अंकित करने व पढ़ने, बड़ी व खगोलीय दूरी के मापने आदि में किया जाता है। इतने सारे इसका उपयोग है लेजर के। ठीक है, अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य का विकिरण आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसा कि हम जो फोटो डायोड में पढ़े थे ना, फोटो डायोड, हालांकि इसके बाद पढ़ाना, लेकिन हम पहले पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं। ये फोटो डायोड जो है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, हमने एप्लीकेशन पहले पढ़ ली, इसका सिद्धांत बाद में पढ़ रहे हैं, कोई नहीं, आगे भी चलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, इसकी चिंता ना करें, आपकी समझ में ना आएगा, मैं आपको यहाँ समझा दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य का विकिरण आपतित होता है तब तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा समझ में आ गई, बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इनके कारण बहने वाली धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इन इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और उनके द्वारा जो धारा बहेगी विद्युत परिपथ में उसको बोलेंगे प्रकाश विद्युत धारा। ठीक है, जो फोटो डायोड में हो रहा था ना, वो यही कंडीशन है। ठीक है, यही वाला जो सिद्धांत वहां पर यूज हो रहा था। देखिए मैं आपको बताया तो फोटो डायोड में यही हो रहा था। फोटो डायोड प्रकाश पर आधारित अर्धचालक निर्मित पीएन संधि है, जो संधि पर आपतित प्रकाश के प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, आपतित प्रभाव पर आधारित होता है, जैसे वहां पे हो रहा है। इसका प्रयोग हमने देखे थे यहाँ पे, तो इसी का सिद्धांत यहाँ पे दिए गए। ठीक है, क्षारीय धातुओं जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आदि, कौन सी? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आदि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करती है। कौन सी दर्शाती है? ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम।
ये दर्शाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव को का प्रदर्शन ये करती है। इस प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसमें होता है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में इसमें रूपांतरण होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। ठीक है, अगला है मेजर, MASER, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो मेजर क्या है? मेजर एक ऐसी युक्ति है, मेजर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक तीव्र, एक वर्णीय, समांतरित तथा कला संबद्ध, कौन कौन सी? तीव्र, एक वर्णीय, समांतर तथा कला संबद्ध माइक्रो तरंग किरण पुंज का पुंज प्राप्त किया जाता है। माइक्रो तरंग किरण पुंज, बहुत लंबा नाम है, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, पढ़ना तो है। एक मिनट इसको मिटा दूं। हाँ, यहाँ पे किसको प्राप्त किया जाता है? माइक्रो तरंग किरण पुंज को यहाँ पे प्राप्त करते हैं मेजर में, जो कैसी होती? तीव्र होती, एक वर्णीय होती, समांतरित होती और कला संबद्ध होती। मेजर भी काफी कुछ लेजर किरणों की भांति होती है, जो मेजर और लेजर में बहुत ही समानता होती है। बस अंतर यह है कि लेजर में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है, जबकि मेजर में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, तरंगों के प्रकार है प्रकाश किरणें और सूक्ष्म तरंगें। ठीक है, पर इसमें क्या होती है? लेजर में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है और मेजर में होती है सूक्ष्म तरंगे। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसका उपयोग मुख्यतः बहुत अधिक दूरी तक संदेश भेजने में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष, गहरा समुद्र। इसके अलावा चिकित्सीय क्षेत्र या चिकित्सा क्षेत्र, इसको बोलेंगे आंखों के ट्यूमर के ऑपरेशन आदि में इसका उपयोग किया जाता है मेजर का। ठीक है, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जब इस प्रकार से ये चलता है। यहाँ पे देखिए चित्र में दिखा देता हूँ, ये वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इस प्रकार से चलता है, यूं यूं यूं, फिर चलता है ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कैसे बना दो वो बीट वगैरह जो रहती है इस प्रकार से, वो यहाँ पे वो दिखाता है। हृदय की पेशियों के संकुचन एवं संकुचन में संबद्ध धारा तथा वोल्टेज की तरंगों को जब रिकॉर्ड किया जाता है, किस किस को रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए। हृदय की पेशियों के संकुचन में संबद्ध धारा तथा वोल्टेज की तरंगों को जब रिकॉर्ड किया जाता है या स्क्रीन पर देखा जाता है तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसका उपयोग हृदय रोगों के निदान में किया जाता है। ठीक है, हृदय रोगों के निदान में इसका करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं, चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है, रुक गए तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसको हम ECG में देखते हैं। यहाँ पे अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ EEG इसको बोलेंगे। मस्तिष्क की विद्युत क्रियाशील एक्टिविटी, क्रियाशील यानी एक्टिविटी, मस्तिष्क की विद्युत क्रियाशील या क्रियाशील का ट्रेस या ग्राफ ही मस्तिष्क, ये देखो यहाँ पे ECG क्या कर रहे थे? हार्ट से संबंधित था, और यहाँ पे क्या है? EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क की विद्युत क्रियाशील का ट्रेस या ग्राफ ही ECG या ECG कह रहा, सॉरी EEG फिर से रिपीट करता हूँ, जो EEG है, EEG और ECG यहाँ पे नाम में सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ECG है और यहाँ पे EEG है। ठीक है, जो मस्तिष्क की विद्युत क्रियाशील का ट्रेस या ग्राफ जो रहता है उसको हम EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहते हैं। ठीक है, खोपड़ी के विभिन्न भागों, खोपड़ी होती है ना जो मस्तिष्क रहता है उसमें खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी के विभिन्न भागों पर इलेक्ट्रोड लगाकर मस्तिष्क की विद्युत तरंगों का ग्राफ इसमें प्राप्त किया जाता है EEG में। ठीक है, इनमें अंतर भी आपको पता चल गया होगा। अब है ट्रांजिस्टर। अभी हम देखो डायोड पढ़ चुके हैं, और जो थोड़ी जो परिभाषा है लेजर, मेजर, ECG, EEG ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर P व N प्रकार के अर्धचालकों से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें 3 टर्मिनल अर्धचालक होते हैं। देखिए वहां पे डायोड में, डायोड यानी 2 हो रहा था, 2 वहां पे, या तो यहाँ पे PN था। ठीक है, PN या NP जो, ठीक है, PN था वहां पे डायोड में, ये कंडीशन थी डायोड की, इसकी
डायोड की। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिस्टर यानी तीन अर्धचालक टर्मिनल होंगे। यानी यहाँ पे देखिए कौन कौन से होंगे, यहाँ पे एन पी एन पी एन पी इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है, तीन रहेंगे होंगे यहाँ पे। एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक से ही बनेंगे, दो प्रकार के अर्धचालक से ही बनेंगे, लेकिन इनका जो क्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, एनपीएन रहेगा या पीएनपी रहेगा, ठीक है, ये दो प्रकार के रहेंगे। देखते हैं, ट्रांजिस्टर पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें तीन टर्मिनल अर्धचालक होते हैं। इसमें डोपिंग अर्धचालक की पतली परत को दो पतली परतों के मध्य रखा जाता है। क्या किया जाता है, इसमें डोपिंग अर्धचालक की पतली परत को दो पतली परतों के मध्य रखा जाता है। इसमें इसके दोनों सिरों के मध्य दुर्बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगे होते हैं, ठीक है, क्या लगे होते हैं, दुर्बल प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में, हमारे आजादी का वर्ष, ठीक है, 1948 में अमेरिकी वैज्ञानिक जे बार्डिन एवं W.H. ब्रेटन ने किया था। किसने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार? 1947 में अमेरिकी वैज्ञानिक जे बार्डिन और W.H. ब्रेटन ने किया था, जो कि एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में, देखिए पहले जो 1948 में हुआ था वो कौन सा था, बिंदु था, और ये पहला जो हुआ था संधि ट्रांजिस्टर का वो था 1951 में। इसका आविष्कार विलियम शॉकले ने 2 पीएन संधियों के प्रयोग से किया था, ठीक है, दो पीएन संधियों के प्रयोग से किया था, किसने, विलियम शॉकले ने, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर के प्रकार हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसकी परिभाषा वगैरह देखे। अब देखिए परिभाषा के साथ साथ क्या देखे, किसने आविष्कार किया, बिंदु और संधि वाले का, ये हमने देखे। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर के प्रकार, एनपीएन जो मैं बात कर रहा था, एनपीएन और पीएनपी, ये दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे एनपीएन जो ट्रांजिस्टर रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एनपीएन और पीएनपी, ये इस प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। देखिए पीएनपी सेकंड वाला देखिए, और ये है फर्स्ट वाला एनपीएन। यहाँ पे देखिए तो पीएनपी और एनपीएन, यहाँ पे देखिए तीन चीजें होगी। एक तो होगा क्या, यहाँ पे होगा कलेक्टर, इसको हम संग्राहक बोलते हैं, संग्राहक, ठीक है, और दूसरा है इमीटर यानी उत्सर्जक, तीसरा है बेस यानी आधार। ये तीन चीजें होगी, ठीक है, तीनों हैं तो तीनों अलग अलग काम करेंगे। एनपीएन, ठीक है, 1 2 तीन टर्मिनल है तो तीनों अलग अलग काम करेंगे। एक क्या करेगा, एक संग्राहक का काम करेगा, दूसरा करेगा उत्सर्जक का काम, और एक करेगा आधार का काम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो पीएनपी है, पीएनपी वाले में क्या है, पीएनपी वाले में जो एन है, जो बीच वाला रहेगा, ठीक है, हमेशा देखिए यहाँ पे आपको याद रखने का तरीका, जो आधार रहेगा हमेशा बीच वाला रहेगा, बीच वाला पीएनपी, ये देखिए यहाँ पे बीच वाला है पी, यहाँ पे देखिए बीच वाला है पी, ठीक है। तो एन पी एन और पी एन पी में देखिए जो बीच वाले जो है, इसमें एन पी एन में बीच वाला पी तो ये वाला है, और पी एन पी में बीच वाला है एन तो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास कीजिए इसको। यहाँ पे तीन चीजें होती है, कलेक्टर यानी संग्राहक, आधार यानी बेस, और यहाँ पे इमीटर यानी उत्सर्जक, ठीक है। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलेक्टर होगा पी या पी होगा इमीटर, जो सेम रिपीट हो रहे हैं ना वो ही होंगे क्या, कलेक्टर और रिपीटर, कलेक्टर और इमीटर, सॉरी रिपीटर नहीं, इमीटर, कलेक्टर और इमीटर, ये क्या होंगे, जो रिपीट हो रहे हैं, जो ज्यादा मात्रा में वहां पर, ठीक है, मात्रा यानी संख्या एन 2 बार है, तो यहाँ पे एन वाली कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये कलेक्टर और इमीटर दोनों हो जाएंगे। और यदि पी वाली कंडीशन में देखेंगे पीएनपी में, तो पीएनपी में क्या हो जाएंगे, कलेक्टर और इमीटर यानी संग्राहक और उत्सर्जक कौन से हो जाएंगे, पी वाली कंडीशन में, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पे ये कलेक्टर है, बेस है, इमीटर है, तीन चीजें हैं। पीएनपी में जो कलेक्टर रहेगा पी रहेगा, इमीटर रहेगा पी रहेगा, और यहाँ पर रहेगा बेस रहेगा एन। एनपीएन में
कलेक्टर रहेगा n, इमीटर रहेगा n और बेस रहेगा p। ठीक है, इस प्रकार से ये संयोजित होते हैं। ये इस वाले चित्र में देख सकते हैं आप, बेस, कलेक्टर, इमीटर। ठीक है, बेस, कलेक्टर, इमीटर। यहाँ पे इनके कार्य क्या होते हैं? बेस होता है और ये बेस है, यहाँ पे बेस हो गया। कलेक्टर का कार्य क्या हो गया? संग्राहक, वो संग्रहित करता है। ठीक है, संग्रहित करता है। इमीटर क्या करता है? उस कलेक्टर संग्रहित करता है, जो इमीटर होता है इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और जो विद्युत धारा उसमें, यहाँ पे समझ जाइए, जो विद्युत धारा जो होती है उसमें संग्रहित होती है और वहाँ पे उत्सर्जित होती है। ये आप एक सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं उसमें आप इतना समझ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो, और ये इसका उपयोग देख लेते हैं पीएनपी का। पीएनपी का उपयोग देख लेते हैं। पीएनपी का किसमें उपयोग किया जाता है? एम्पलीफायर के रूप में जो परिपथ होते हैं, विद्युत परिपथ में, उसमें किसके रूप में किया जाता है? एम्पलीफायर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसके उपयोग विस्तार से, एनपीएन और पीएनपी के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन में होते हैं। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन में इसका यूज होता है बहुत सारे एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे है स्विचेस में होते हैं, स्विच। ठीक है, स्विच जो बनते हैं ना, वहाँ पे एनपीएन होते हैं। और यहाँ पे एम्पलीफाइंग सर्किट में उसका यूज होता है एनपीएन का। यहाँ पे जो एम्पलीफाई करते हैं, जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, उसमें यूज होता है। और इसके अलावा यहाँ पे यूज होता है सिंक, सर्किट को सिंक करने में, सिंक का सर्किट में यूज होता है। ठीक है, और यूज होता है क्लासिक एम्पलीफायर सर्किट में, जैसे पुश पुल में यूज होता है एम्पलीफायर, पुश पुल में यूज होता है, पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट्स रहते हैं, उसमें एनपीएन का यूज होता है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज होता है। टेम्परेचर सेंसर में इसका यूज होता है। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में इसका हम यूज करते हैं। यूज इन लॉगरिथम कन्वर्टर्स। ठीक है, एनपीएन का यूज इतने सारे होते हैं, इतने सारे यूज हम देख चुके हैं। ठीक है, पीएनपी के एप्लीकेशन क्या है? पीएनपी के एप्लीकेशन वो फिर कॉमन है, यहाँ पे स्विचेस है। ठीक है, जो स्विचेस वाला कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। और एम्पलीफाइंग सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों में कॉमन आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे देखिए डेरलिंगटन पेयर सर्किट में, डेरलिंगटन पेयर सर्किट जो होता है उसमें हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हम कहाँ पे यूज करते हैं? मोटर, हैवी मोटर कंट्रोल, हैवी मोटर में जो करंट फ्लो रहता है उसके कंट्रोल में करते हैं पीएनपी का यूज। और रोबोटिक एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये इतने सारे यूज यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के गुण व दोष, ट्रांजिस्टर के गुण और दोष हम देखते हैं। गुण क्या होता है? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के कार्य के लिए तापीय शक्ति का क्षय नहीं करना पड़ता। ठीक है, ट्रांजिस्टर के कार्य करने के लिए तापीय शक्ति का क्षय नहीं करना पड़ता। दोष क्या है? तापीय परिवर्तन से इसकी कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हीट होता है ना, जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह जो लगे रहते हैं, हीट होते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। जैसे कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह, फोन वगैरह हीट होते हैं तो प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। इसका ये यहाँ पे दोष है। ठीक है, ट्रांजिस्टर अपेक्षाकृत कम वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है इसमें। ट्रांजिस्टर में कम वोल्टेज का प्रयोग करते हैं। इसका दोष क्या है? इनके अभिलक्षण समान ना होने के कारण इनका व्यवहार भी एक समान नहीं होता है। जो ट्रांजिस्टर रहते हैं उनके अभिलक्षण समान नहीं होते हैं, इसके कारण इनका व्यवहार भी समान नहीं होता है। तीसरा जो अंतर है, गुण और दोष जो है, ट्रांजिस्टर का आधार छोटा होने के कारण इनका उपयोग छोटे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में किया जाता है। ट्रांजिस्टर, ठीक है, जो और छोटे जो होते आ रहे हैं और छोटे होते आ रहे हैं, वो उसमें हम करते हैं। जो ट्रांजिस्टर छोटे होते हैं इसलिए हम छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में इसका यूज करते हैं। बंच स्थिति यानी ऑफ स्टेट में भी इनमें धारा की कुछ मात्रा प्रभावित होते रहती है। इसमें क्या होती है? धारा की जो मात्रा रहती है वो प्रभावित होते रहती है इसमें। इसके ये दोष है इसके ट्रांजिस्टर के। ठीक है, अब है एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। ये टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। ये क्या होती है? किसी अर्धचालक, मुख्यतः सिलिकॉन से निर्मित किसी छोटे एकल ब्लॉक इसे चिप बोलते हैं, के ऊपर निर्मित विद्युत परिपथों का समूह एकीकृत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम फिर से परिभाषा से समझते हैं। किसी अर्धचालक से निर्मित होगा और किसी छोटे चिप के ऊपर, एक चिप रहती है उसके छोटे चिप के ऊपर
निर्मित जो छोटे चिप रहता है उसके ऊपर जो निर्मित होता है विद्युत परिपथ का समूह यानी एकीकृत होता है, वहाँ पर छोटे चिप के ऊपर एकीकृत होता है विद्युत परिपथ का समूह, उसको हम एकीकृत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, या है इसे आईसी बोलते हैं। आईसी आपने नाम सुना होगा, आईसी जब भी मशीन वगैरह कुछ खराब हो जाती है तो बोलती है इसकी आईसी चली गई। ठीक है, आईसी चली गई का मतलब क्या होता है? वहाँ पर जो चिप जो है जिसके ऊपर विद्युत परिपथ लगा हुआ है वो खराब हो गई है। ठीक है, जो पुराने पुराने टाइम पे देखा होगा ना आपने, टीवी भी खराब होती थी तो क्या बोलते थे? चिप चली गई है। ठीक है, अधिकतर टाइम आपने देखा होगा, वही आपने वही ज्यादातर इसको सुना होगा कि चिप या फिर आईसी चली गई। आईसी चिप नहीं बोलते, आईसी चली गई बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका यूज देखा है। ठीक है, एकल ब्लॉक या चिप का क्षेत्रफल लगभग 1 मिलीमीटर 1 वर्ग मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर इतना होता है। आवाज सिग्नलों या इनपुट सिग्नल की प्रकृति के आधार पर एकीकृत परिपथ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पे? आवाज सिग्नल यानी इनपुट सिग्नल के आधार पे। पहला है रेखीय परिपथ, ठीक है, लीनियर सर्किट। दूसरा है आंकिक परिपथ यानी डिजिटल सर्किट। रेखीय परिपथ के अनुरूप सिग्नलों को संसाधित करके अधिकतम तथा न्यूनतम मानों के परिसर में परिवर्तित कर उन्हें निर्बाध तथा सतत रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है। जबकि आंकिक परिपथ में क्या होता है? आंकिक परिपथ में उन सिग्नलों का संसाधन किया जाता है जिनमें केवल 2 मान रहते हैं। डिजिटल यानी 0 1 ठीक है, डिजिटल हम देखते हैं डिजिटल क्या है? 0 1। जैसा कि जो चीजें होती है डिजिटल में वो 0 1 के फॉर्म में होती है। इसके 0 1 के फॉर्म में होती है और उसे सिर्फ मशीनें समझ सकती हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। हम समझ तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, इसमें 2 मान होते हैं। इसमें लॉजिक गेट जैसे परिपथ का उपयोग होता है। लॉजिक गेट हम यूज़ करते हैं इसको रेगुलेट करने के, इनको संचालित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इसमें लॉजिक गेट्स का। लॉजिक गेट्स ये क्या होते हैं? अब पढ़ते हैं लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है, इसका यहाँ पे जिक्र हुआ, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं लॉजिक गेट के बारे में। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, आईसी रहती है उसमें। लॉजिक गेट एक ऐसा अंकीय परिपथ है। कौन सा परिपथ है? अंकीय परिपथ। यहाँ पे देखे थे हमने 2 प्रकार के परिपथ 2 प्रकार से हमने इसको विभाजित किए थे। कौन सा? एक रेखीय था और एक था अंकीय। 2 प्रकार के थे। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट जो होते हैं वो एक ऐसा अंकीय परिपथ है जो आगत यानी इनपुट तथा निर्गत यानी आउटपुट वोल्टताओं के मध्य किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। किस में? आगत और निर्गत वोल्टताओं के मध्य किसी निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है। तार्किक संबंध यानी लॉजिक। ठीक है, लॉजिक रिलेशन का जो पालन करता है। यह सामान्यतः डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ यानी आईसी में ऑन तथा ऑफ अर्थात स्विच के रूप में प्रयुक्त होता है। जो लॉजिक गेट रहता है ना, किसके कहाँ पे यूज होता है? जो डायोड रहते हैं, ट्रांजिस्टर रहते हैं, आईसी रहती है, उसमें ऑन और ऑफ के लिए यूज होता है, यानी स्विच के रूप में ये प्रयुक्त होता है लॉजिक गेट। ठीक है, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले 5 लॉजिक गेट है। कौन कौन से है? और, नॉर, एंड, नैंड, जोर, यहाँ पे एक्स नॉर। ठीक है, एक्स नॉर या फिर एक्स और इसको बोल सकते हैं। ये इस वाले को एक्स और बोलेंगे, इसको एक्स नॉर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बफर तथा नॉट, इतने जो जो यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये इन गेटों के नाम है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा सकता है एंड नैंड क्या है? तो नैंड क्या है? नैंड एक गेट है, लॉजिक गेट है। ठीक है, तार्किक संबंध का जो पालन करता है। ठीक है, नॉर नॉर और नॉर, एंड नैंड, एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, ये बफर या नॉट ये करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक गेट रहते हैं। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी में करते हैं। ठीक है, किसके रूप में? स्विच के रूप में। ये देखिए इनकी संरचना यहाँ पे देखिए। और लॉजिक गेटों का उपयोग हम कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ियों में भी करते हैं, कंप्यूटर रोबोट में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, रोबोट्स में करते हैं, औद्योगिक नियंत्रक प्रणाली तथा दूर संचार में इसका उपयोग करते हैं। इतने सारे उपयोग इसके दिए हैं। ठीक है, यदि आपको लॉजिक गेट की यूज आए तो आप ये ले सकते हैं। ये लॉजिक गेट की संरचना है। देखिए यहाँ पे और इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, नॉर इस प्रकार से दर्शाते हैं। नॉर यहाँ पे देखिए, नॉर यानी एन लग गया है तो वहाँ पे देखिए एन में ये इस प्रकार से नॉट लग जाता है। ये नॉट, ये देखिए ये है, ये है, ये वाला क्या हो गया? ये हो गया और। ठीक है, यहाँ पे ये पहले तो ये है कि और। ठीक है, और है। नॉर में क्या लगेगा? नॉर में यहाँ पे ऐसा ऐसा बना देंगे, ये आकृति बना देंगे तो ये हो जाएगा क्या? नॉर। और फिर नॉर, एंड में हो जाएगा
एंड की संरचना ये नैंड की हो जाएगी। यहाँ पे ये एक आकृति बना देंगे, ठीक है। जोर, ये जोर का है, फिर ये एक्सनॉर का है, ये बफर, और ये है नॉट, ठीक है। ये नॉट, इस प्रकार ही हम दर्शाते हैं लॉजिक गेट्स को, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम देख चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं अभी देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से चले थे, फिर यहाँ पे विद्युत की देखे, विद्युत की अर्धचालक देखे, अर्धचालक के प्रकार देखे, आंतरिक या नैज अर्धचालक, फिर बाह्य अर्धचालक में एन प्रकार पी प्रकार देखे। बाह्य अर्धचालक के बारे में हमने देखा डायोड के बारे में पढ़े, इसके जो विभिन्न शब्दावली है, संबंधित पद है, उसके बारे में देखे। कौन कौन से हैं यहाँ पे, अवक्षय परत, प्राचीर विभव, अग्र अभिनेति या फिर पश्च अभिनेति, ठीक है, ये देखे हमने। डायोड पढ़े, डायोड के बारे में एलईडी, टनल डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, सेल डायोड, ठीक है, ये हमने पढ़े। लेजर, प्रकाश विद्युत प्रभाव, मेजर, ईसीजी, ईईजी, ठीक है, ये हमने देखे। ट्रांजिस्टर के बाद हमने क्या देखे, ट्रांजिस्टर में एनपीएन, पीएनपी, ये ट्रांजिस्टर हमने देखे, इनके यूजेस भी देखे, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं उसके, ट्रांजिस्टर के गुण व दोष देखें, आईसी देखें, ठीक है। इसके बाद लॉजिक गेट। तो ये इतने चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे बताया हूँ, जो हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जितना कवर कराया जा सकता है उतना हमने कवर किए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। यदि टॉपिक समझ में आए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रमबद्धता से जो पाठ्यक्रम है एमपीपीएससी 2020 का, हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये पूरी सीरीज। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। जो भी प्रतिक्रिया आपकी, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी हो, आप जैसा भी हो आप यहाँ पे बताइए, ताकि हम अगले में, यदि आपको अच्छा नहीं लगा, आपको इसमें सुधार चाहते हैं, तो आप अगले वीडियोस में हम अगले वीडियोस में जो कंटेंट आएंगे उसमें हम इसका सुधार करेंगे, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से पॉजिटिव वे में लेना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन, आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिविजन के लिए। ये विभिन्न प्रकार के बैचेस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप इनको चूज कर सकते हैं। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।